अच्छा जी। अच्छा, ये एक तस्वीर मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, आप लोगों की आसानी के लिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने 4 टेस्ट पढ़ने हैं। उसमें पहले नंबर पे हमने जी टेस्ट को डिस्कस करना है, फिर उसके साथ साथ टी टेस्ट आ रहा है, एक एफ टेस्ट है, और एक काई स्क्वायर टेस्ट है। जो चारों टेस्ट है वो है इंतहाई सिंपल। बस आप लोगों ने जस्ट इसको थोड़ा बहुत क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में वो आपसे क्या मांग रहा है। ये जो 2 टेस्ट है ना, ये हम्म, ये दोनों टेस्ट यूज होते हैं जब हम मीन को टेस्ट करते हैं। ठीक है। और मीन कौन सा मीन? पॉपुलेशन मीन, जिसको हम कहते हैं म्यू। तो अभी आज के लेक्चर में हम इन 2 टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से एक टेस्ट होगा जी टेस्ट के नाम से, और दूसरा टेस्ट यूज होगा टी टेस्ट के नाम से। और ये हम तब यूज करते हैं जब हम पॉपुलेशन मीन को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं कि कहाँ पे हमने जी टेस्ट को लगाना है, कहाँ पे हमने टी टेस्ट को यूज करना है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये एक पेज बनाया है। ऊपर लिखा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और टेस्टिंग फॉर अ पॉपुलेशन मीन। जब हम मीन को टेस्ट करते हैं ना, पॉपुलेशन मीन को, तो तब हम ये 2 टेस्ट यूज करते हैं, जी टेस्ट और टी टेस्ट। और ये हमारे पास है सिंगल पॉपुलेशन, मतलब जब हमारे पास एक पॉपुलेशन हो, वन सैंपल टेस्ट इसको कहते हैं। जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जब आप पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमारे पास वन सैंपल टेस्ट था। उसके बाद हमने उसको डिस्कस किया था 2 सैंपल के लिए, जिसमें डिफरेंस आ जाता है। अभी फिलहाल जब अभी फिलहाल हम सिर्फ इसको सिंगल सैंपल के लिए यूज करते हैं। अच्छा। अब हमने सिचुएशंस देखनी है कि कहाँ पे जी टेस्ट यूज होगा और कहाँ पे टी टेस्ट यूज होगा। यहाँ पे लिखे हुए हैं सिचुएशंस। जैसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में पढ़ते थे कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड नाउन होगा। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नाउन हो तो हम जी टेस्ट लगाएंगे। और अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो तो फिर हम एन को देखते हैं। अगर एन हमारे पास ग्रेटर देन 30 हो तो फिर भी हम जी टेस्ट लगाते हैं, और अगर ये लेस देन 30 हो तो फिर हम टी टेस्ट लगाते हैं। तो पहली सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन ये है कि नॉन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। जब सिग्मा हमारे पास नॉन हो तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जी टेस्ट लगाते हैं। और जी टेस्ट है क्या चीज? तो ये आपके पास इसके बराबर है, जो लास्ट टाइम हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था। एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, या इसको हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ठीक है। तो इट मीन्स कि जब आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन हो तो फिर वहां पे हम डायरेक्टली जी टेस्ट लगाएंगे। वहां पे हम एन को नहीं देखेंगे कि सैंपल साइज कितना है, वो 30 से अबाव है या 30 से लेस है। जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो तो बेशक जो सैंपल साइज है वो 10 हो, वो 100 हो, वो 500 हो,
उस चीज को हम नहीं देखते, हम सिर्फ इसको देखते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को, कि जब ये हमारे पास नॉन होगा तो हम ये वाला जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो असाइनमेंट में एक क्वेश्चन मिला है, उसमें आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे देखो आपके पास ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, अ रैंडम सैंपल ऑफ n इज इक्वल टू 49। n आपके पास 49 है, 49 वैल्यूज गिव x बार इज इक्वल टू 83, और जो सैंपल मीन है x बार उसकी वैल्यू 83 है। और आगे वो कह रहा है कि कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू इज इक्वल टू 95 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 11। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो सिग्मा आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी कि सिग्मा हमारे पास इस क्वेश्चन में नॉन है। तो जब सिग्मा नॉन हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि डायरेक्ट आप लोगों ने इस जी टेस्ट को अप्लाई करना है। और ये जी टेस्ट जब अप्लाई होगा तो आप लोगों को पता है कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उसमें 6 स्टेप्स करते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। और नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस चीज़ के बनाते हैं, इस मीन का बनाते हैं। ठीक है, ये एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 95, और इसका जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा तो एच नॉट म्यू इज नॉट इक्वल टू 95। क्योंकि जब आपके पास, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आपके पास क्वेश्चन में ग्रेटर या लेस का कोई वर्ड ना हो, कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट नॉट इक्वल की फॉर्म में बनता है। ठीक है, और जब आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल की फॉर्म में बने तो वो टू टेल टेस्ट हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन हो तो हम क्या करते हैं कि ये जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये पहली सिचुएशन है। अब हम आते हैं सेकंड पे। यहाँ पे लिखा हुआ है अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बट n ग्रेटर देन 30। अब ये जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि आपके पास ये जो सिग्मा था इसमें, जो जिसको हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, अगर ये अननोन हो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का जिक्र ना हो, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो, और जो सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन 30 हो। ठीक है, यानी कि इट मीन्स के सबसे पहले हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को देखेंगे, अगर वो गिवन है तो फिर हम एन को नहीं देखते। लेकिन अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि एन को देखते हैं। फिर अगर एन ग्रेटर देन 30 हो तो फिर भी हम जी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, और जी टेस्ट में सिर्फ इस स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह पे एस लगाएंगे, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। क्लियर है बात? जैसे हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम्म, देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 वर्कर्स विद चिल्ड्रन इन डे केयर शो अ मीन डे केयर कॉस्ट ऑफ दिस एंड अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 500।
तो यहाँ पे अगर आप लाइन को देखो ना, तो लाइन कौन सी है, लाइन है सैंपल की, रैंडम सैंपल। तो इट मीन्स कि ये भी सैंपल की इंफॉर्मेशन है, ये भी सैंपल की इंफॉर्मेशन है, ये भी सैंपल की इंफॉर्मेशन है। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें गिवन है वो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है। तो जब सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि एन को देखते हैं, रैंडम सैंपल ऑफ 100। अब ये जो 100 है ये ग्रेटर देन 30 है। ठीक है। सैंपल क्या है, जो एन है सैंपल साइज, वो ग्रेटर देन 30 है। तो फिर इस सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे कि जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो इसके लिए भी सेम वही फार्मूला है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन कौन सा, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट एन। यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन था तो हमने सिग्मा लगाया, और इस सिचुएशन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है तो हमने सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन की नोटेशन यूज करके उसको एस लिख दिया। ठीक है। तो इन दो सिचुएशंस के अंदर हम जी टेस्ट को अप्लाई करते हैं, जी टेस्ट यूज करते हैं। और फिर उसके बाद जो तीसरी हमारे पास सिचुएशन है वो ये है कि अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन बट एन लेस देन 30। इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपके पास जो सिग्मा होगा वो अननोन है, मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, लेकिन एन जो है वो लेस देन 30 है। तो जब आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो और सैंपल साइज भी लेस देन 30 हो, तो फिर आप क्या करते हैं कि टी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है। और टी टेस्ट के लिए आप लोग ये वाला फार्मूला यूज करोगे, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। ये वाले फार्मूले में और इस फार्मूले में कोई भी फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ क्रिटिकल रीजन में आता है, क्योंकि टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होता है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिनोट करते हैं वी के साथ, और वी बराबर होता है एन माइनस वन। मतलब एन आपके पास जो सैंपल साइज है उसमें से हम वन को माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ जाती है। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू को हम फिर कहाँ पे देखते हैं, तो जब हम टेबल देखते हैं इसके लिए, टी के लिए, तो उसमें हम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को सर्च करते हैं। यहाँ पे आप देखो ये टी टेस्ट का टेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी एफ। ठीक है। तो डी एफ में आपके पास ये सारी वैल्यूज आती है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये 36 और ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो जो टी टेस्ट है उसमें हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं और इसके क्रिटिकल रीजन डिफरेंट निकलता है। आपके पास जो जी टेस्ट था, ये वाले जो जी टेस्ट का आप लोग टेबल देखते थे तो उसमें कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं था। ठीक है। उसमें सिंपली आप लोगों को एक टेबल दिया गया है कुछ 6 7 वैल्यूज का, जिसमें आपको वैल्यूज गिवन है 0.01 के, 0.1 के और 0.05 के। ठीक है। वहां से आप लोग क्या करते हो कि वन टेल और टू टेल की वैल्यूज को आसानी से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास टी टेस्ट है, तो टी टेस्ट के लिए हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी यूज करते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है, फार्मूला दोनों का सेम है। ठीक है। और दोनों टेस्ट हम मीन को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। जब टी टेस्ट को यूज करते हैं तो सैंपल साइज लेस देन 30 होगा, तो फिर हम टी टेस्ट लगाएंगे। फार्मूला सेम है, जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम टेबल देखेंगे तो क्रिटिकल रीजन डिफरेंट बनेगा। और यहाँ पे भी आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, लेकिन जो सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन 30 है, तो वहाँ पे हम जी टेस्ट को यूज करते हैं। और इसका जो क्रिटिकल रीजन जब आप लोग टेबुलेटेड वैल्यू देखते हो तो वो टेबल आप लोगों के पास है। और ये तो आपके पास वही जो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर नॉन हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आप लोग ये पेज भी इसको आसानी से समझ सकते हो, और ना हो तो फिर ये सेकंड पेज भी देख सकते हो। दोनों में से आप लोगों को जौन सा पेज इजी लगे
आप वही पेज यूज कर लो। ये भी वही सेम इंफॉर्मेशन है जो हमने प्रीवियस पेज के ऊपर अप्लाई किया, डिस्कस किया। टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन मीन, यहाँ पे लिखा हुआ है जी टेस्ट। जी टेस्ट कहाँ कहाँ पे यूज होगा, तो जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन हो, ठीक है। और जब नॉन हो तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। और दूसरा जी टेस्ट को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो लिखा हुआ है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन बट एन ग्रेटर देन 30, तो तब भी हम जी टेस्ट यूज करेंगे, लेकिन इस सिग्मा की जगह पे हम जस्ट एस लगाएंगे। तो इन दो सिचुएशंस के अंदर जी टेस्ट अप्लाई होगा। और फिर उसके बाद टी टेस्ट कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है लेकिन एन जो है वो लेस देन 30 है, तो फिर हम टी टेस्ट को यूज करके इसमें यही डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं। तो ये दोनों पेजेस से आप लोग इजीली आइडिया ले सकते हो कि हमने टी टेस्ट को कहाँ पे यूज करना है और जी टेस्ट को कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन इसको सिर्फ दोबारा एक रिव्यू कर लेते हैं इसकी। अच्छा, इसमें हमारे पास एक कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स यूज हो रहे थे, तो पिछले जो प्रीवियस प्रोडक्ट्स यूज हो रहे थे, अब कुछ नए मेथड्स आए थे और कुछ नए प्रोडक्ट्स आए थे, वो दोनों की कंपैरिजन कर रहे थे कि पहले से जो प्रोडक्शन आई थी और जो बाद की प्रोडक्शन है आया, उनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है, तो उसको हमने टेस्ट करना था। और मीन की वैल्यू हमारे पास थी 200 और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू थी 16। अब देखो ये है कंपनी, ठीक है। तो जब कंपनीज आती है किसी भी एरिया में, ठीक है, तो कंपनीज को जब हम स्टडी करते हैं तो कंपनीज, इट मीन्स के जो नंबर ऑफ कंपनीज है हमारे पास वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। वो हो सकता है कोई 20 हो सकता है 50 हो सकती है, तो उसको हम एज ए पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेट सपोज इस्लामाबाद के रीजन ले, ठीक है, और इस्लामाबाद के रीजन में लेट सपोज हम जो पब्लिक सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको स्टडी करना चाह रहे हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर अगर आप देखो तो पब्लिक सेक्टर्स जो यूनिवर्सिटियां है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कोई मेरे ख्याल से 3 या 4 है। उधर एरिड आ जाएगी, चलो बहरहाल पिंडी और इस्लामाबाद का रीजन ले, और साथ में जो दूसरी कायदे आजम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मतलब इस तरह के जो सेक्टर्स होते हैं, बताने का मकसद ये है कि जब हम रीजन लेते हैं कोई, और कोई इस तरह की बड़ी कंपनी लेते हैं या इस तरह कोई बड़ी इंस्टीट्यूट लेते हैं, तो उसको एज ए पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, यहाँ से एक तो आपके पास मीन है और दूसरा आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन है 16। इट मीन्स के जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन है जो कि 16 है, तो हम इसके लिए जी टेस्ट यूज करेंगे और जी टेस्ट में आपके पास ये वाला फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन की सोल्यूशन में सबसे पहले हम एच नॉट और H1 बनाते हैं, और वो आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि जहाँ पे वो स्टेटमेंट में क्लेम करता है उसी से आप लोग H0 और H1 बनाते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू पुट इन अनदर वे, is the mean number of discs produced at plant 1 different from 200 at the 0.05 significance of level। पहले स्टार्ट की इंफॉर्मेशन में उसने कहा कि हमारे पास जो मीन की प्रोडक्शन है वो 200 है,
अब लास्ट में वो उसको टेस्ट करना चाह रहा है कि आया जो प्लांट 1 है उसमें जो हमारे पास प्रोडक्शन का मीन आया है 200, आया वो डिफरेंट हो सकता है या डिफरेंट है पहले से कि नहीं है। तो जब आपके पास डिफरेंट का वर्ड यूज हुआ तो डिफरेंट का मतलब होता है कि वो उससे ग्रेटर भी हो सकती है वैल्यू और लेस भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने हमें इंक्रीज का या डिक्रीज का या ग्रेटर का या लेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ डिफरेंट कहा। तो जब उसने सिर्फ डिफरेंट कहा तो हम जब एच नॉट बनाते हैं तो वो इक्वल टू 200 होगा, और जब एच वन लिखेंगे तो वो नॉट इक्वल की फॉर्म में लिखेंगे 200। क्लियर है? तो जब आपके पास एच वन नॉट इक्वल की फॉर्म में आता है तो इसको हम कहते हैं टोटल टेस्ट। अच्छा दूसरा स्टेप में हम जस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखते हैं, जिसको आप लोग अल्फा कहते हो, और वो आपके पास बराबर है 0.05 के, जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब भी हम 0.05 को ही जनरली यूज करते हैं। स्टेप 3 में आप लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाते हो, और टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपके पास अभी आपको बताया कि हम जब मीन को टेस्ट करते हैं तो दो टेस्ट यूज होते हैं, जी टेस्ट और टी टेस्ट। और यहाँ पे हमारे पास जी टेस्ट यूज हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नाउन है। जो स्टेप 4 है उसमें आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो और कैलकुलेशन में आपके पास ये जो फार्मूला है इसमें आप सिंपली उसकी वैल्यूज पुट करो। एक्स बार की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, मीन आपके पास 200 है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास 16 है, और जो एन है वो 50 है। इसको कैलकुलेट करके तो आपके पास आंसर आया है 1.55। ठीक है। स्टेप नंबर 5 में आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन लिखना है, और क्रिटिकल रीजन आप लोग सिंपली उससे लिख सकते हो। ये हमने लास्ट टाइम भी लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि आप लोग क्रिटिकल रीजन में जस्ट इतना ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं जो इसने लिखे हैं यहाँ पे, ये जो इतनी इंफॉर्मेशन दी है। आप सिंपली इसको लिखोगे यहाँ ऐसे कि जी और अल्फा ओवर 2, जहाँ पे आपके पास टोटल टेस्ट होगा उसमें आप लोग लिखोगे अल्फा ओवर 2। ठीक है। और ये आपके पास है अल्फा की वैल्यू है 0.05। ठीक है। और 0.05 में जब आप लोग टेबुलेटेड वैल्यू देखोगे जी टेस्ट का, जो आप लोगों के पास ऑलरेडी टेबल मौजूद है, तो वहां से आप देखोगे कि आपके पास जो क्रिटिकल की वैल्यू है वो है 1.96। ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस 1.96, वहां पे लिखा होगा प्लस माइनस 1.96। चूंकि ये टू टेल टेस्ट है तो इसकी वैल्यू हम दोनों साइड्स पे देखेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ठीक है। तो अब आपके पास जो आंसर आया है वो है 1.55। इट मीन्स के 1.55 इस रीजन के इन बिटवीन आ रहा है। ठीक है। तो इट मीन्स आपको पता है कि ये आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड। इट मीन्स के एच नॉट अगर रिजेक्ट नहीं हो रहा तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है। तो डिसीजन में आपने लिखा है, ये स्टेप नंबर 6 में आप लोगों ने लिखना है कंक्लूजन को। द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ जी, इसको हम जी कैलकुलेटेड भी कहते हैं, इज 1.55 लाइज बिटवीन 1.96 एंड 1.96 एज शोन बिलो। ये देखो उसने आपको शेप भी बना के दी है, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, और जो 1.55 है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। तो उसने लिखा है बिकॉज 1.55 लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज therefore it does not fall in the rejection region। तो वो रिजेक्शन रीजन में नहीं आ रही वैल्यू, एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, एंड हेंस एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड। तो हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, एच नॉट एक्सेप्ट होगा। ठीक है। बस आपने इसको सिर्फ यहाँ तक आप बेशक इसको लिख के। अच्छा
हम्म, फिर हम आते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 में है कि रैंडम सैंपल ऑफ 100 वर्कर्स विद चिल्ड्रन इन डे केयर शो अ मीन डे केयर कॉस्ट ऑफ 2650 एंड a स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 500। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो n हमारे पास 100 है और ये सैंपल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और जो इसका मीन है, ये वाला जो मीन होगा ना, अब ये कौन सा मीन होगा, ये एक्स बार होगा क्योंकि ये सैंपल मीन है। और ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है ये एस की वैल्यू है 500, ठीक है। एस मीन सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वो कह रहा है कि वेरीफाई द डिपार्टमेंट क्लेम। अब यहाँ से वो उसका क्लेम कर रहा है, तो जिस स्टेटमेंट में वो क्लेम करता है उसी से हम अपना H1 और H0 बनाते हैं। यहाँ पे देखो, वेरीफाई द डिपार्टमेंट क्लेम दैट द मीन एक्सीड्स, वर्ड को जरा गौर करें, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एक्सीड का। तो जब आपका H1 बनेगा, H1 हमारा बनेगा ग्रेटर की फॉर्म में, ठीक है। 2500 एट द 0.05 लेवल विद दिस इंफॉर्मेशन। तो H1 को आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से ये जो क्लेम है, यहाँ से हम H1 बनाएंगे। आप लोगों को मैंने कहा था कि जो H0 है वो हमेशा ही इक्वल की फॉर्म में आएगा और H1 का अल्टरनेट होगा। क्योंकि यहाँ पे उसने एक्सीड का जिक्र किया है तो एक्सीड का मतलब ग्रेटर की फॉर्म में, और जब वो ग्रेटर की फॉर्म में उसने बात की तो इट मीन्स कि वो हमारा H1 हो गया, क्योंकि H0 हमेशा इक्वल की फॉर्म में आता है, लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर आर इक्वल टू। अब उसने यहाँ पे सिर्फ एक्सीड कह दिया तो वो हमारा H1 होता है, ठीक है। फिर हम इस H1 से H0 बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा H1 म्यू इज ग्रेटर देन 2500 और जो H0 है वो लेस देन 2500। तो यहाँ पे उसने लेस देन लिखा है और इसको आप लोग बनाओगे लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। H0 को आप लोग लिखोगे H0 म्यू लेस देन आर इक्वल टू 2500। दूसरा स्टेप उसी तरह सेम, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स उसी तरह जी, लेकिन सिग्मा की जगह पे अब यहाँ पे एस लग गया। एस इसलिए लगा क्योंकि पॉपुलेशन जो स्टैंडर्ड डिविएशन था वो अननोन था। क्लियर? अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्रिटिकल रीजन है। यहाँ पे अब देखो, जो स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 है तो उसको आप लोग आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिटिकल रीजन को आप पहले लिखो या कैलकुलेशन आप पहले कर दो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें उसने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशन की है और यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में वो क्रिटिकल रीजन लिख रहा है, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको बेशक स्टेप को आगे पीछे कर सकते हो। द रिजेक्शन रीजन इज दिस। ये जो हमने लिखा था ये हमने लिखा था टू टेल टेस्ट के लिए, और ये टू टेल टेस्ट हमारे पास कहाँ से पता चला, तो ये H1 से पता चला कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें H1 नॉट इक्वल की फॉर्म में था, ठीक है। तो जब H1 आपके पास नॉट इक्वल की फॉर्म में हो तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये टू टेल टेस्ट है। अब यहाँ पे अगर आप H1 को देखो तो वो ग्रेटर की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास वन टेल टेस्ट है और इसको हम सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं जी अल्फा, ठीक है। फिर ओवर टू नहीं लिखते, मतलब दोनों साइड में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे देखते हैं। तो ये भी आपके पास फिर वैल्यू आएगी जी अल्फा इज इक्वल टू जी 0.05 और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.645। अगर आप उसको टेबल में देखोगे तो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आएगी प्लस वाली साइड पे, क्योंकि ग्रेटर है तो ग्रेटर का मतलब होता है प्लस साइड। तो यहाँ पे आप देखो इसके साथ माइनस नहीं लगा,
अगर ये h1 जो था, अगर ये लेस की फॉर्म में होता तो ये हम यहाँ पे फिर लिखते हैं -1.645, लेकिन अब चूंकि ये प्लस की फॉर्म में है, ग्रेटर की फॉर्म में है, इसलिए वैल्यू हमारे पास आई है 1.645। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन में वैल्यूज पुट करो। ये आपके पास एक्स बार की वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके पास म्यू की वैल्यू है जो भी क्वेश्चन में गिवन है, 500 आपके पास एस की वैल्यू है, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये आपके पास एन है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज उठा के हमने इधर फार्मूले में पुट की, इसको कैलकुलेट किया, और आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास आंसर आया इसका 3। अब जो एच नॉट है वो रिजेक्ट और एक्सेप्ट कैसे होगा, तो हम ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इस कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करते हैं टेबुलेटेड वैल्यू के साथ, इस टेबुलेटेड वैल्यू के साथ। लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, जब आपके पास सिंपल वर्डिंग में कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हो, जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हो तो एच नॉट रिजेक्ट होगा। ठीक है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से लेस हो तो एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट होगा। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं कंक्लूजन में। ये देखो, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू 3, ये वाली जिसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते हैं, इज ग्रेटर देन 1.645, हेंस इट फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन में इसलिए फॉल कर रही है क्योंकि वो 1.645 से ग्रेटर है। ये देखो, ये जो एरिया है यहाँ पे आपके पास 1.645 आ रहा है, ये प्लस वाली साइड है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे प्लस वाली साइड पे बनाया है, और वो जो 3 होगा वो कहीं यहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, जो कि इससे ग्रेटर है। तो ये जो आपके पास रीजन होता है ये हमारे पास होता है रिजेक्शन रीजन, और ये जो दरमियानी हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन। तो चूंकि हमारे पास जो 3 था वो 1.6 से ग्रेटर था, इसलिए एच नॉट को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इसको हमने लिखा है सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3 is greater than 1.645, hence it falls in the rejection region, and therefore we reject H naught, and we conclude that the department claims is supported by the sample evidence। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको देखोगे कि कहाँ पे आप लोगों ने जी टेस्ट अप्लाई करना है और कहाँ पे आप लोगों ने टी टेस्ट अप्लाई करना है। अब भेज रहा था। अच्छा, अब इसके बाद हम हमारा जो टी टेस्ट है उसको हम देख लेते हैं कि टी टेस्ट हमारा कहाँ पे अप्लाई हो सकता है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले दोबारा से आप लोगों को एक रिमाइंडर दूं कि टी टेस्ट अप्लाई तब होता है जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो और जब n लेस देन 30 हो। ठीक है, पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन गुजरा है उसमें भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन था, लेकिन जो सैंपल साइज था वो 100 था, वो ग्रेटर देन 30 था, तो इसलिए हमने वहां पे जी टेस्ट को यूज किया। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमारे पास एक तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, और दूसरा हमारे पास जो सैंपल साइज होगा वो लेस देन 30 होगा। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो वहां पे हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें लिखा है जस्ट एज ह्यूमन हाइट इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, we can expect the height of animals of any particular species to be normally distributed
Suppose that for the past 5 years, a zoologist has been involved in an extensive research project regarding the animals of one particular species. Based on his research experience, the zoologist believes that the average height of the animals of this particular species is 66 centimeters. He selects a random sample of 10 animals of this particular species, and upon measuring their height the following data is obtained. Data आपके पास सामने है. In the light of these data, test the hypothesis that the mean height of the animal of this particular species is 66 centimeter. कहानी वो ये बता रहा है कि उसने एनिमल्स की कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज ली है. स्पीशीज का वो उसने हमें नहीं बताया, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर हमने स्पीशीज ली है एनिमल्स की, और उसमें वो ये देखना चाह रहा है कि उनकी जो एवरेज हाइट है वो 66 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसको वो टेस्ट करना चाह रहा है. उसके लिए उसने कोई डेटा लिया है, और वो जो डेटा लिया है वो कितना उसका सैंपल साइज है, उसकी सैंपल साइज है 10, यानी कि n जो उसने लिया है सैंपल साइज वो उसने सेलेक्ट किया है 10 का, ठीक है, और 10 जो है वो हमारे पास लेस देन 30 है, ठीक है. क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो कोई पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का जिक्र नहीं है. इट मीन्स कि एक तो हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, और दूसरा जो सैंपल साइज है वो लेस देन 30 है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे टी टेस्ट को, क्योंकि हमारी जो टी टेस्ट की वो है सिचुएशन है वो क्या है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो और जो एन है वो लेस देन 30 हो, तो वो दोनों यहाँ पे है, इसलिए हम टी टेस्ट को यूज़ करेंगे. तो अब आप लोग जो H0 और H1 बनाओगे तो वो कहाँ से बनाओगे? ये जो लाइन आपके पास है, in the light of these data, test the hypothesis that the mean height of the animals of this particular species is 66 centimeter. इस लाइन के ऊपर अगर आप लोग गौर करो ना तो इसमें उसने ना तो हमें कोई ग्रेटर का वर्ड यूज किया, ना उसने कोई लेस का वर्ड यूज किया, ना उसने कोई एक्सीड का वर्ड यूज किया, ठीक है. मतलब जो ग्रेटर की फॉर्म में हो, जो लेस की फॉर्म में हो, या दूसरी कोई इंफॉर्मेशन, वो कुछ भी हमें नहीं दी. इट मीन्स कि जब हमारा H0 और H1 बनेगा तो वो इक्वल और नॉट इक्वल की फॉर्म में बनेगा, ठीक है. और दूसरी बात यहाँ पे आपको मैं फार्मूला लिख के दे देता हूँ कि आप लोगों को टी टेस्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी. फार्मूला आप लोगों को पता है कि वो हमारे पास बराबर होता है एक्स बार माइनस म्यू और डिवाइड बाई सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के. अब टी टेस्ट के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए. तो म्यू तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, जिससे हम H0 और H1 बनाएंगे. तो म्यू हमारे पास है 66 सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन के अंदर मौजूद है. और इसमें जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो है n की, जो कि 10 है. अब हमारे पास एक जो मिसिंग वैल्यू है वो है x बार की. हम्म. अच्छा, x बार, एक हमारे पास जो वैल्यू मिसिंग है वो है x बार की वैल्यू मिसिंग है. और दूसरी हमारे पास, सॉरी, ये हमने फार्मूला उसको स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन लिखा है, ये हमने एस लिखना था. और एक सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू अननोन है. तो ये दो वैल्यूज हमने अब खुद से कैलकुलेट करनी है. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक मिनट होल्ड करे ज़रा,
मैं ये चार्जर लगा दूं। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर हमें ये दो चीजें ऑलरेडी गिवन है। हमने अब एक तो एक्स बार को कैलकुलेट करना है और एक हमने सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना है। तो वो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? डेटा हमारे सामने है। एक्स बार आप लोगों को पता है कैसे कैलकुलेट होता है। इन सारी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपके पास एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। और यही वैल्यू यूज करके तो आप लोग सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज करोगे, जो कि आपके पास इसका फार्मूला है। सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है समेशन और एक्स माइनस एक्स बार और डिवाइड बाई एन भी हम लेते हैं और कई बार जगहों पे हम एन माइनस वन भी लेते हैं। आप लोग दोनों यूज कर सकते हो और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, फार्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा होगा जब आप लोग पिछला वो पढ़ रहे थे पार्ट 1 का। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है। यहाँ से आप लोग ये वैल्यूज यूज करके इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करोगे। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमने 6 स्टेप्स करने हैं। पहले हम एच नॉट और एच वन बना लेते हैं। और एच नॉट हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू 66 और एच वन हमारे पास है म्यू एच वन म्यू इज नॉट इक्वल टू 66। दूसरा स्टेप में आप लोगों ने उसी तरह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है। अल्फा इज इक्वल टू 0.05। आपको मैंने बताया था, देखो कि आपके पास अगर क्वेश्चन के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन हो तो ठीक है, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो तो आप लोग अपनी तरफ से 0.05 जनरली यूज करोगे। ऐसे ना हो कि दोबारा से पेपर में आप लोग मुझसे पूछो कि सर यहाँ पे तो अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे लास्ट टाइम आप लोग पूछ रहे थे। बहरहाल इसको मैंने काफी बार बताया भी था आप लोगों को। अच्छा, थर्ड में यहाँ पे क्या है? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। फार्मूला कौन सा, टेस्ट कौन सा यूज करना है? तो वो हम टी टेस्ट को यूज करेंगे। और टी टेस्ट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है और दूसरा जो एन है वो लेस देन 30 है। तो इसलिए हमने टी टेस्ट को अप्लाई किया। और टी टेस्ट के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम साथ में यूज करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अब आपके पास है, यहाँ पे आप लोग इसके साथ लिखोगे ऐसे करके कि इसके साथ आप लोग ऐसे लिखोगे v इज इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, और ये जो v है इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये फिर हम बाद में जब टेबुलेटेड वैल्यू को देखेंगे तो वहां पे आपको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी। अच्छा, वो आपके पास n माइनस वन है तो n हमारे पास 10 है और 10 में से 1 को माइनस करे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है। अच्छा, अब देखो वो यहाँ पे ना आपको कैलकुलेशन दे रहा है किस चीज की? सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन को वो कैलकुलेट कर रहा है। ये आपके पास एक्स आई की वैल्यूज है और इसको आप लोगों ने, उसने ये वाला फार्मूला यूज किया है। फार्मूला कौन सा यूज किया है? तो फार्मूला उसने यूज किया है ये वाला समेशन एक्स आई का स्क्वायर ओवर एन और माइनस समेशन एक्स आई ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो इस फार्मूले में अगर आप देखो तो आपके पास सिर्फ एक कॉलम की ज़रूरत है कि आप लोगों ने जस्ट एक्स आई का स्क्वायर लेना है। बाकी ये समेशन एक्स आई की वैल्यू तो आपके पास इस वाले कॉलम से आ जाएगी। जब आप इसको सम करोगे तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये है समेशन एक्स आई की वैल्यू। तो आपको सिर्फ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए जो कि 63 का स्क्वायर लिया उसने, फिर 63 का स्क्वायर लिया, फिर 66 का स्क्वायर लिया, फिर यहाँ पे उसने इसकी कैलकुलेशन की। देखो ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला है समेशन एक्स आई ओवर एन, जहाँ से आपका एक्स बार कैलकुलेट हुआ जिसकी वैल्यू आई 67.8, और यहाँ से आपका एस स्क्वायर कैलकुलेट हुआ 1 ओवर एन माइनस 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, और ये वाला फार्मूला यूज कर लो या ये वाला फार्मूला यूज कर लो, दोनों से आपके पास सेम रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास समेशन एक्स आई का स्क्वायर की वैल्यू है और ये आपके पास समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। यहाँ पे आप देखो फार्मूले में एन को भी स्क्वायर में लिया है, उसने क्या किया है कि उसको बाहर निकाला और उसको 1 ओवर एन माइनस 1 की फॉर्म में लिख दिया। तो ये जब आप लोग ये वाली वैल्यूज यूज करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। फिर हमें चूंकि वेरिएंस नहीं चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, तो दोनों साइड पे हमने लिया स्क्वायर रूट और हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ गई। आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस होता है। तो उसने वेरिएंस कैलकुलेट करके लास्ट पे उसका स्क्वायर रूट लिया और ये आपके पास वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो अब देखो, अब हमारे पास एक्स बार की भी वैल्यू आ गई मीन की, जो कि मिसिंग थी, और दूसरी हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की भी वैल्यू आ गई जो कि 3.01 है। तो वह ये वैल्यूज उठा के हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। अब हमने फार्मूला लगाया टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। तो ये आपके पास एक्स बार की वैल्यू ये आ गई, म्यू आपके पास 66 था, एस की वैल्यू आपके पास आई है 3.01 और जो एन है वो आपके पास 10 है। इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1.89। ठीक है, अब आप देखो कि हमारे पास हमने अब टेबुलेटेड वैल्यू देखनी है। तो टेबुलेटेड वैल्यू को आप लोग कैसे लिखोगे? आप लोग लिखोगे टी और टी के साथ लिखोगे अल्फा अल्फा ओवर 2, और अल्फा ओवर 2 इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि ये हमारे पास 2 टेल टेस्ट है, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखेंगे वी। ठीक है, वी को हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये साथ में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि सी, और ये आपके पास इसकी वैल्यू है 0.05। ठीक है, और वी आपके पास है 9। तो ये वैल्यू जब आप लोग देखोगे 0.025, इस 5 को 2 से हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.025 और वी आपके पास है 9। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पे और 0.025 के कॉलम में जब आप लोग वैल्यू देखोगे तो उससे आपके पास कोई आंसर आएगा। यहाँ से देख लेते हैं, ये देखो ये आपके पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.10, 0.05, 0.025, 0.01, 0.005, 0.0005। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए 0.025 की। ठीक है, और कहाँ पे चाहिए? इस 9 के ऊपर, 9 के सामने और 0.025 के कॉलम में। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है 2.262। ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये देखो 0.025 और 9, तो ये आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू आ गई है 2.262। क्लियर?
तो इस तरीके से आप लोगों ने टी का टेबल देखना है और ये टेबल मैं आप लोगों को क्लास के बाद भेज दूंगा। ये आंसर आपके पास यहाँ से आया 2.262। ठीक है। अच्छा तो क्रिटिकल रीजन क्या है? सिंस दिस इज टू टेल टेस्ट हेंस द क्रिटिकल रीजन इज गिवन बाय दिस। क्लियर? तो ये 2.26 हम दोनों साइड पे लेंगे क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, तो इसमें माइनस की भी वैल्यू आएगी, इसमें प्लस की भी वैल्यू आएगी। और लास्ट स्टेप में हम इसकी कंक्लूजन पे आते हैं। लिखा हुआ है सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी 1.89, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसका आंसर 1.89 आया था, डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, वो क्रिटिकल रीजन में नहीं फॉल कर रहा बल्कि एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है। यहाँ पे देखो 1.89 है तो वो कहीं यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, इट मीन्स के जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से लेस है। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, तो उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो उसने लिखा है कि डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन। ये जो एरिया होता है ना रिजेक्शन रीजन का, इसको क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं और इसको एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं। सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ t is equal to 1.89 does not fall in the critical region, we therefore don't reject h naught and we conclude that the mean height of the animal of this particular species is 66 centimeter। यहाँ पे हम स्टार्ट में चले जाते हैं दोबारा। ये हमारा एच नॉट था, इसको हम टेस्ट करने जा रहे थे कि ये आपके पास जो मीन वैल्यू है वो 66 है। लास्ट पे कंक्लूजन से पता चला कि एच नॉट को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। जब इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने का मतलब ये था कि जो मीन हाइट है वो 66 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसने वही लिखा है कि since the computed value of t is this does not fall in the critical region, we therefore don't reject h naught and accept h naught and may conclude that the mean height of the animal of this particular species is 66 centimeter। क्लियर है? तो ये हमारे पास तीन सिचुएशंस थे और तीन सिचुएशंस में हमने ये देखा कि हमने जी टेस्ट को कहाँ पे अप्लाई करना है और टी टेस्ट को कहाँ पे अप्लाई करना है। क्लियर है?